Subscribe to our channel for further updates. अब आ जाते हैं अपन अपने अगले टॉपिक पर, दैट्स कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो देखो तुम लोग ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा ही होगा, बट ये है ना चैप्टर में जैसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बोल करके इसको बेटरली बोलना चाहिए था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्यों बोलना चाहिए था? जैसे देखो व्हेन आई से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन। बट अगर मैं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में अगर बोल दूं, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्क समझो। मान लो अगर इसका एक रूट है एक अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, पक्का? तो जब आप इसके रूट्स को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ दो ही पॉइंट हैं जो कि यहाँ एप्लीकेबल है। सर ये क्या बोला आपने? दो ही पॉइंट। उदाहरण, अगर तुमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब तुम यहाँ पर सिर्फ x की जगह 1 डाल सकते हो और सिर्फ x की जगह 6 डाल सकते हो, और कुछ डाल सकते हो नहीं, क्योंकि जैसे 6 डालोगे ना तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। हाँ ट्रू, बट अगर x की जगह आपने मान लो 2 डाल दिया तो यहाँ पर कुछ नंबर है, वहां पर तो 0 लिखा है, तो कुछ नंबर इज इक्वल टू 0, ये तो असंभव है। यानी इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू वैल्यूज ऑफ x। यहां पर जैसे यह जो इक्वेशन लिखी हुई है, यह जो बोर्ड पर बच्चे जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, ये कितनी वैल्यूज ऑफ x के लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ 2। Whereas the expression is applicable and valid for infinite values of x and y। जैसे अगर y is equal to मैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ले लूं, तब तुमने मुझे x और y के इनफाइनाइट सेट सुनाना चालू किए। बेटा कैसे सुनाना चालू किए? थोड़ा सा सुनो। तुमने बताया मुझे कि सर पहला पॉइंट मैं आपको जानकारी से बताता हूं 1, 0। इसका मतलब तुमने मुझे क्या बताया कि सर यदि आप x की जगह 1 डालेंगे तो y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। अच्छा, फिर तुमने बताया 6, 0। फिर तुमने इसी तरीके से बताया कि 0, 6। ये पता नहीं कैसे बता दिए 0, 6, कुछ नहीं सर, x की जगह 0 डाल दिए तो 6 आ जाएगा। फिर कुछ और देखिए, सोचिए अगर यहाँ पर जैसे अगर मैं 2 लिख देता, बोल जो रहा था, तो यहां से आ जाएगा 4 और 6, 10 में से -4, तो घटाएंगे तो -4। ऐसे आप अब ये बताओ, ये मैंने 4 लिख करके दिखाई है, आप ऐसी 4 के ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। पकड़ लिए बच्चे? तो एक चीज होती है दैट्स कॉल्ड एज इक्वेशन, और एक चीज होती है दैट्स कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज समझनी चाहिए कि एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स। अब तुम एक और मजेदार बात सुनो, अब यहीं से अपन घुस जाएंगे ग्राफ में। मैंने अभी 4 लिख करके दिखाई, ऐसी और खूब सारी लिख लोगे। अब तुम क्या करना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इन भाई लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को यहाँ पर डॉट 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 इनको प्लॉट कर देना। और ऐसे धागे से जब वायर से ऐसे जब अपन पेन से जोड़ देंगे तो जो कर्व क्रिएट होगा वो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कर्व क्रिएट होगा। ये बात समझ में आती? बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनाए जाते हैं। अच्छा एक चीज और समझो, ये जैसे देखो, आप तो इतना तो समझते ही है फैक्टराइजेशन से, आप लोगों को इतना तो नॉलेज है कि इसका एक फैक्टर आएगा x-1, एक और फैक्टर आएगा x-6। यानी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एक्सिस को 2 बार काटेगी, एक बार काटेगी 1 पर और एक बार काटेगी 6 पर। आया बच्चा समझ में? ठीक है, तो यहां से हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो निकल करके आया, तो इस ग्राफ में क्योंकि इसके 2 रूट्स निकल करके आ रहे थे 1 और 6, तो इसलिए इसने x एक्सिस को 2 बार काट दिया। कोई क्यूबिक इक्वेशन आया जिसके 3 रूट्स निकल करके आए, तो वो x एक्सिस को 3 बार काट करके निकल जाता है। तो अब यही हमारे पास प्रॉपरली, अब इसी को देख करके हम लोग अब कुछ अब एक्सप्रेशंस और इसकी वैल्यूज और इसके ग्राफ पर बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों देखो, अब अपन इसके जब शेप्स की बात करना चालू करते हैं, तो शेप्स की बेटर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ bx प्लस c, ये एक प्रकार का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले रखा है, तो बगल में तुरंत लिखो a इज नॉट इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखो, अगर a 0 ही हो गया तो ये तो 1 डिग्री बन जाएगा। ठीक, इसका शेप हमेशा पैराबोलिक होता है। ये आई एम श्योर आप लोग ने बेसिक मैथ्स में क्लास 11th में सीख रखा होगा, बट तभी नहीं सीखा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनिए, पैराबोलिक हमेशा पैराबोलिक इन शेप होता है। ठीक है, तो एक तो इसका स्ट्रक्चर हुआ दैट इज पैराबोलिक इन शेप। अब यहां पर इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बारी आई, सो वी हैव 2 कंटेंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, शेप को बात करने के लिए 2 फैक्टर होते हैं हमारे पास। इन दोनों फैक्टर को आपको समझना बहुत जरूरी है। एक तो शेप का डिसाइड करने के लिए एक होता है a, और दूसरा एक होता है दैट्स कॉल्ड एज कैपिटल D। कैपिटल D को आप समझते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, सबने सुन रखा है।
और a, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ बीटा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और इस डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर डिसाइड होता है कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझना चालू करो, जैसे मान लो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसा बना, ऐसे आपके मेरे म्यूचुअल डिस्कशन की बात, तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ने एक्स एक्सिस को काटा कि नहीं काटा? नहीं काटा। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे? द आंसर इज इमेजिनरी होंगे। अरे भाई इमेजिनरी इसलिए तो बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। जैसे अगर ये ऐसा काट करके चला जाता तो कितनी बार काट करके चला गया? 2 बार है। तो देख रहे हैं रूट्स इसके, पक्का तो रियल रूट्स है ना। अभी 1 और 6 यहां पर लिखा भी था पिछले वाले एग्जांपल में अपन ने, ठीक है। अच्छा, और यहां पर आप समझते हैं, यहां पर भी शेप तो देखो क्वाड्रेटिक का ही बना, इतना समझ में आता है। बट इस बार इसने एक्स एक्सिस को टच किया। बेटा जो इसने एक्स एक्सिस को टच किया, इसका मतलब तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यहां पर जैसे एक रूट अल्फा था और दूसरा रूट बीटा था। अच्छा, तुम एक चीज पकड़ना जो मैं बोलने जा रहा हूं। सोच, मैं इस डंडी को पकड़ करके यूं खींच दूं ऊपर, तो ये कर्व धीरे धीरे ऊपर उठना चालू कर देगा। जब ये कर्व धीरे धीरे ऊपर उठना चालू करेगा तो ये अल्फा ऐसे मूव करेगा, बीटा ऐसे मूव करेगा। एट दिस पॉइंट अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा। जैसे मूव करेंगे धीरे धीरे टचिंग पर आएगा ना, तो अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा। अच्छा, इससे हमको एक मजेदार बात सीखने को मिली। क्या? अगर ऐसी कंडीशन आई तो रूट्स नहीं थे? हाँ बिल्कुल नहीं थे, इसलिए तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। भाई रूट्स टकरा रहे होते तो दिखता। तो यहां पर निकल कर गया दैट इज डी लेस देन 0। यहां पर बच्चों निकल करके आया डी ग्रेटर देन 0। यहां पर निकल करके आया दैट इज डी इक्वल टू 0। थोड़ा सा हम एक चीज की और बात कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। थोड़ा सा इसको और समझना चालू कर लो। जैसे वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन से मतलब क्या होता है? वैसे तो ये क्लास 9th में लिखा हुआ है, सुनो तो, fx is equal to x square minus times of 7x plus 6। अच्छा बताओ, इसका अगर बच्चे मैं तुम्हारे सामने ग्राफ बना करके दिखा रहा हूं, सुनो, आप लोग इसके फैक्टर्स बनाना जानते हो, x minus 1 x minus 6 इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे और इसका ग्राफ ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 पर काटेगा और ये 6 पर काटेगा। इतना तो आप समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं पूछने जा रहा हूं आपसे, आप लोग उसको वर्बली यानी सिर्फ देख देख करके आंसर देंगे, ठीक है। इधर देख लो अपने हिसाब से और समझ लो। मैंने तुमसे पूछा f ऑफ 8, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? f ऑफ 8, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, देखो ये रहा 8 दिखा, तो इस पर यहां पर इस पॉइंट को रखेंगे तो ये 8, f ऑफ 8 ये लिखा हुआ दिख रहा है। अब तुम बढ़िया से सुनना शांति से एक बार में, ये x है और ये y, तो ये जो y कोऑर्डिनेट है, यह जो y कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट, यह पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और f ऑफ 8 ये जो y कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। बड़ी सिंपल सी बात, ठीक है। क्लियर? तो अब जैसे अगर आपसे मैं पूछूंगी, अच्छा बताओ f ऑफ 12 कैसा आएगा? f ऑफ 12 क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तुमने बोला सर ये तो और ऊपर है। मैं इसको जनरली जब क्लास में बोलता हूं ना, बच्चों को बोलता हूं बेटा वीडियो गेम वाला तीर मारना चालू करो। वीडियो गेम वाला तीर कैसे मारते हैं ये समझो। जैसे सोचो, अगर मैं अपने डीआरएस लल्ला को बोलूं कि बेटा आप यहां से तीर मारो, तो ये यहां पर मारा और ये टकटकाता हुआ यहां पर आकर के टकराया, तो y एक्सिस को जहां टकराया ये संख्या पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब f ऑफ 12 विल बी पॉजिटिव। अच्छा बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछता बताओ f ऑफ 5, 5 कहां पर है? सोचो, 6 से थोड़ा पहले 5 ये है, तो अगर 5 पर आप टकटकाओगे तो यह जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू अपने आप में क्या दिख रही है? नेगेटिव। वैसे भी लॉजिकल सी बात है, 5 रख दो ना यहाँ पर, 5 रखोगे तो अपने आप दिख रहा है कि नेगेटिव। क्लियर? बट ऐसे f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 1 वगैरह ये सब देखते बनने चाहिए। क्यों देखते बनने चाहिए? ये एग्जांपल्स में इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। अभी मैं उसको कुछ देर बाद यूज करूंगा, बट फिलहाल अभी अपन है ना बच्चों, लेट्स मूव टुवर्ड्स दी शेप एंड एक्सप्रेशंस ऑफ शेप एंड एक्सप्रेशन को और थोड़ा एक्सप्लिसिटली अब देखना चालू करते हैं। देखो जैसे यहां पर व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज, हर बच्चे से मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो इसको रटेगा, बिल्कुल रट्टा मारना है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? दैट इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स। आया कहां से ये मैं बता देता हूं। जिस देखो ये पैराबोलिक एक्सप्रेशन इसी का बना हुआ है, तो आप समझते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा, और मिनिमा आ जाएगा तो आप समझते हैं कि dy by dx मस्ट बी इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। आप कर देना 0, तो यहां से मिलेगा twice ax plus b is equal to 0। तो x बराबर क्या मिला? माइनस बी बाय ए। समझते हैं इतना? अब तुम क्या करो, y की जगह पर a इंटू एक्स की जगह पर माइनस बी बाय ए प्लस बी इंटू माइनस बी बाय ए प्लस सी, ऐसे लिख लोगे। और जब एलसीएम कैल्शियम लोगे ना वगैरह, जब सिंप्लीफाई करोगे
तो आपको माइनस डी बाई 4 है y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। सिंप्लीफाई करके देख लेना, ठीक है। तो ये तो मैं खैर प्रोसेस बता रहा था कि आया कहां से, बट आया कहां से ठीक है, समझ में आ गया, बट इसको रटो, एग्जाम के दिन इसको सोचना नहीं है, पट से उठा करके इसको लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो माइनस डी बाई 2 है कॉमा माइनस डी बाई 4 है। ये तो हो गया कि आपका एक्सप्रेशन, यानी कभी अगर आपको अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर कभी लिखना हो तो वर्टेक्स से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है दैट्स कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग रेंज भी बोलते हैं। सुनो, आप इसे थोड़ा फील करना, सोचो अगर बच्चे यहां पर, ठीक है, मैं वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कुछ और भी लिख करके दिखाऊंगा तो बेटरली समझ में आएंगे भी तुमको। फिलहाल मैं अभी कुछ समझाना चालू करता हूं। सोचो अगर आपने इस पूरे कर्व को ऐसे धक्का दिया होता, यूं ऐसे धक्का दिया होता, बिल्कुल जैसे फोन पर टच स्क्रीन का फोन होता है वैसे आप धक्का दो, तो जब धक्का आप देंगे तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये यहां से लेकर के इतना पूरा का पूरा 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 ये वाई एक्सिस तोड़ता हुआ चला जाएगा। आया बच्चे समझ में? तो ये पूरा का पूरा जो वाई एक्सिस तोड़ता हुआ चला जाएगा, तो इसकी लोवेस्ट वैल्यू देख बेटा, ये वाई कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है, माइनस डी बाई 4 है, से लेकर के यहां तक का पूरा टूट गया। यह पूरी जो वैल्यू होती है इसी को कहते हैं रेंज, इसी को कहते हैं रेंज या फिर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों इसी चीज को कहा जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज रेंज या फिर इसी को कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे उदाहरण के तौर पर सोचो अगर मैं तुमको एक एग्जांपल के लिए दे दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 6 ले लेते हैं, देखो ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब तो मेरी बात को सुनना, मैं तुमसे कुछ कुछ पूछना अब चालू करता हूं, क्लियर। तब बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बनाओ इसके फैक्टर्स बनाओ, तो तुमने बना दिया सर फैक्टर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, देख करके समझ में आ रहा है कि अच्छा ये एक बार 2 पर काटेगा और ये एक बार 6 पर काटेगा, क्लियर। तो अब जब 2 और 6 पर जब काटना चालू हो गया तो यहां से एक निकल करके आ गया दैट्स कॉल्ड एज 2, यहां से आ गया 6 और इधर से एक निकल करके आ गया दैट्स कॉल्ड एज 4, ये y और ये बन गया दैट इज कॉल्ड एज योर x, क्लियर। अच्छा अब हुआ क्या, मैं आपको ये समझाना चालू करता हूं, सुनिए। सॉरी ये 4 की जरूरत नहीं, ये 2 और 6 को समझ में आ रहे हैं, ये रूट्स निकल करके आए। बात ये है सर वर्टेक्स निकाल करके दिखाइए। बेटा वर्टेक्स आप लोग खुद ही समझदार हो, उठाओ और उठा करके फॉर्मूला रख दो। तो जब फॉर्मूला रखोगे, अरे बी और डी रख देना, बी की जगह -8, सी की जगह 12 और ए की जगह 1। तो जब उठा उठा करके रखोगे तो ये आ जाएगा 4 और माइनस डी बाई 4 कैलकुलेट करोगे तो 16 और 12 कितना होता है 28 में आप इसी में रखो तो 4 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 32 प्लस 12, ये कितना आ जाएगा बेटा। ये एक शॉर्ट ट्रिक तरीका है, मैंने क्या किया कि ये जो माइनस डी बाई 2 आया है ना उसी को उठा करके मैं इसे एक्सप्रेशन में रखने वाला हूं, ठीक है। अब मैं यहीं पर रखने वाला हूं, तो ये आ गया 4 रखने पर 16, यहां से आ गया 8 4 32 और यहां से आ जाएगा 12, तो 28 में 12 घटाया आ गया -4, ये आ गया -4, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसको माइनस डी बाई 4 से कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो वो शॉर्ट ट्रिक तरीका जो मैंने लगाया, मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको ये समझा देता हूं। क्या यह वर्टेक्स वाला पॉइंट कर्व पर बैठा है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ही, तो y की वैल्यू उठा करके मैंने डाल दी बस, ठीक है। तो अब चलो अब काम की बातें करना चालू करते हैं, ठीक है। तो ये -4 निकल करके आ गया। नाउ लेट्स कम डाउन टू कंक्लूजन, इसको अब हटाया जाए, ठीक है। अब तुम मेरी बात को समझो, तुम समझते हो तुम्हारा कर्व यहां से लेकर के 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 यहां तक है, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर व्हाट इज द स्पैन और द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो तुमने उठा करके इसको ऐसे धक्का मारा, ऐसे धक्का मारा, तो तुम समझते हो कि ये y एक्सिस यहां से लेकर के ऊपर तक पूरा तोड़ता हुआ निकल जाएगा। तो ये जो तोड़ता हुआ निकल जाएगा ना, यही तुमने बताई रेंज या फिर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो y बिलोंग्स टू, बच्चों आप आंसर लिखेंगे दैट इज, ये देख यहां पर जब आप तोड़ोगे तो ये -4 के बराबर आएगा ना, तो -4 से लेकर के इंफिनिटी, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। आया बच्चों समझ में? थोड़ा सा एक और इन स्विंग और कर, अगर समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो मान लेना कि सर मजाक कर रहे थे, ठीक है। मैं यहीं पर इसको टच करने की कोशिश करता हूं। सुनो देखो, तुम मेरे साथ साथ चलना, तुमको कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चंस में कुछ और भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 8x प्लस 12 कॉमा फाइंड रेंज
ऑफ y इन x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के 7, ये पूछा जा रहा है आपसे। x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के 7। अच्छा, अब सुनना मेरी बात को। फाइंड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। तो जब बच्चों जब रेंज ऑफ एक्सप्रेशन जब लिखने की बारी आई ना, तो इसका तो पहले ग्राफ बनाया, ग्राफ मैं बनाऊं क्या, वहां बना हुआ है, बट मैं फिर से एक बार और बना ले रहा हूं ताकि आपको और मेरे को एक बेटर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आए। तो ये ग्राफ बना और ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा गया। बच्चों आपको ये चीज समझ में आई ना कि इसका एक रूट है 2 और दूसरा रूट है अपने पास 6। अब आप समझो, हमको बच्चा 3 से लेके 7 तक जाना है, तो ये रहा 3 और ये रहा 7। पक्का? अब बहुत अच्छे से सीखना कि तुमको इतने इंटरवल के लिए, सिर्फ इतने इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनेगा उसमें रेंज मांग रहा है। ठीक है, तो 3 से लेकर के 7 के करस्पॉन्डिंग ये यहां से लेकर के 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 यहां तक, इतना समझ में आता है? ये वाला जो ग्राफ है ये 7 तक, यहां तक मैं आपको रेंज मांगने के लिए आपको बोल रहा है। श्योर? और जब यहां तक मैं रेंज मांगने के लिए बोल रहा है तो आप बच्चों कुछ नहीं, इधर से लेकर के इधर तक का मारो धक्का। धक्का मारोगे तो अपने आप आंसर दे जाएगा। सुनो, घबराओ नहीं, एक बार मैं फिर से बोलता हूं, सुनो। 3 से 7 है, तो 3 से 7 में तो ये यहां से लेकर के यहां था, बट रेंज का मतलब क्या होता है? जितना वो मैक्सिमम तोड़ करके चला जाए, तो मिनिमम तो यहां तोड़ेगा तो यहां से, बट सबसे नीचे तो यहां वाले पर तोड़ेगा, तो आया -3। और जब ऊपर यहां पर, अब सवाल ये है कि सर ये है कितना? सुनो, ये पॉइंट है 7। जब 7 को तुम उठा करके कर्व में रखोगे तो आ जाएगा 49 माइनस 8 7 56 और प्लस बेटा कितना निकल करके आ जाएगा? दैट इज योर 12। तो -7, तो ये आ जाएगा तुम्हारा दैट इज योर 5। तो ये आ गया 7,5। इतना समझ में आता है? तो ये बेसिकली ये यहां पर ना आ करके ये तुमको यहां पर कहीं पर यहीं पर आकर के रुक जाएगा। सो दिस इज योर 7,5, यहां तक आकर के रुक जाएगा। क्लियर? तो अब जो तुम देखना चालू करोगे, ठीक, तो तुम देखना चालू करोगे तो यहां से लेकर के यहां तक का स्पैन था, इतना तोड़ता हुआ चला जाएगा। तो अपर लिमिट जो तोड़ेगा दैट इज योर 5 और जो लोअर लिमिट तोड़ेगा दैट इज योर -4। तो रेंज बिलोंग्स टू, आंसर निकल करके आएगा -4 से लेकर के 5। ठीक है बच्चों, अगर किसी को लग रहा है ना कि सर ये बहुत टफ हो गया था और हम पकड़ नहीं पाए, तो इट्स बेटर सजेस्टेबल कि अभी के लिए आप परेशान मत होना। हम लोग इसको जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब एक बार और समझेंगे इसको। ठीक है, ये तो बस क्या हुआ कि बात चल रही थी क्योंकि स्पैन की और वो सब एक्सप्रेशंस की, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेंज वाले टॉपिक को भी यहां पर कवर कर लिया। ठीक, होता क्या है ना कि आपसे ऐसे एक्सप्रेशंस बोलता है कि अच्छा बताओ इसकी रेंज क्या होगी, यहां से यहां तक मेरी रेंज क्या होगी, ट्रंकेटेड इंटरवल में इसकी रेंज क्या होगी। तो बच्चों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब 3 से 7 पूछ रहा है तब आप 3 से 7 में देखो। अच्छा, एक चीज और आप समझते हैं, अगर मैं कंप्यूटर पर ये 3 से 7 लिखता ना, तो कंप्यूटर आपका जब कर्व बनाता, बच्चे बहुत अच्छे से देखना, कंप्यूटर जब आपका इसका ग्राफ बनाता ना, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनाता सिर्फ और छोड़ देता। यानी ये जो शेडेड वाला जो ग्राफ बनाया ना, सिर्फ ये शेडेड वाला ग्राफ बनाता और छोड़ देता। क्यों छोड़ देता? क्योंकि जब आपने कंप्यूटर को बोला मैटलैब नाम के किसी सॉफ्टवेयर में कि भाई 3 से 7 तक बनाओ, तो वो 3 से 7 तक बनाएगा ना, उसके आगे बनाएगा ना पीछे बनाएगा। तो तुम्हारा अल्टीमेटली ग्राफ इतना है, ये सब मत देखो, ये पीछे का हिस्सा और ये 7 के आगे का हिस्सा ग्राफ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसने डोमेन ही छोटा सा दे रखा है आपको, इंटरवल छोटा सा दे रखा है। अब इस इंटरवल को तुम सोचो, अब मेरी बात को फिर से रिकॉल करो कि अब अगर इसको तुम ऐसे धक्का मारोगे तो सबसे नीचे तो जो टुकड़ा तोड़ेगा वो ये वाला इंटरवल तोड़ेगा। और ये कितना है बेटा? -4। यहां पर कितना आ रहा था? 5। इसलिए अपन ने इसको कवर करते हुए लिखा है दिस इज -4 से लेकर के 5। ठीक है, अब अपन बच्चों डिफरेंट शेप्स और उसके एक्सप्रेशंस को अब देखना चालू करते हैं। जैसे बच्चों देखो, अब शेप्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो पहली बात तो रोल, दो लोगों का रोल होता है शेप को डिसाइड करने में। एक तो होता है ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो शेप अपवर्ड या डाउनवर्ड को डिसाइड करता है डी। डी डिसाइड करता है रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी हैं कि इक्वल रूट्स हैं। श्योर? तो अब जैसे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव 6 ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। थोड़ा सा इन्हीं को बच्चों को अब देखना चालू करो। ठीक है, पहला जैसे ग्राफ ये निकल करके आया समथिंग लाइक दिस, तो दूसरा ग्राफ जो बना वो ऐसा टच करता हुआ बना और तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ठीक है,
इसी तरीके से यहां पर एक ग्राफ ऐसा बन गया, यहां पर फिर से अगर मैं बात करूंगा तो एक ग्राफ ऐसा बना जो कि कुछ ऐसा था, और यहां पर एक ग्राफ ऐसा था जो कि कुछ ऐसा था। ठीक है, अब जो तुम अगर देखना चालू करोगे तो यहां पर सबसे पहली बात निकल करके आएगी दैट इज d ग्रेटर देन 0। ठीक है, और तुम्हारा a ग्रेटर देन 0। यहां पर दूसरा एक और आ जाएगा दैट इज d इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0। यहां पर आ जाएगा बेटा d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो a ग्रेटर देन 0 था, हाँ, क्योंकि पैराबोलिक जो शेप था ना वो अपवर्ड था। यहां पर जैसे अगर आप देखेंगे तो a लेस देन 0, यहां पर भी a लेस देन 0, यहां पर भी अगर आप लिखेंगे सो दिस इज अगेन a लेस देन 0। आया इतना समझ में? क्योंकि तीनों में क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड है तो a लेस देन 0 आया। अच्छा, अब यहां से अब जब लिखना चालू करोगे तो यहां से लिखोगे d ग्रेटर देन 0, यहां से लिखेंगे d इज इक्वल टू 0, यहां से आप लिखेंगे d लेस देन 0। ठीक है, तो ये तो अपने पास 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हुए। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे अब कुछ अब पूछना चालू करता हूं। मैं थोड़ा सा इनकी नंबरिंग कर दूं क्योंकि अभी मैं आपसे कुछ बात करूंगा, तो जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं तुम इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये बातें जो मैं बोलने जा रहा हूं ये आप पकड़ पाए तब मतलब समझ में आएगा कि अच्छा 6 ग्राफ हमने बनाए गए। ठीक है, और अगर यही नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर आपको अपने आप में टफ लगेगा। अच्छा बच्चों, एक ये 6 ग्राफ आपके सामने बोर्ड पर दिख रहे हैं, इसमें से एक ग्राफ ऐसा है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, यानी 0 भी नहीं हुई, नेगेटिव भी नहीं हुई, हमेशा पॉजिटिव है। बताओ कौन सा ग्राफ है? द ग्राफ इज माय डियर थर्ड ग्राफ। क्यों? चलो ग्राफ को वही टच स्क्रीन वाला लेफ्ट को धक्का दो तो वाई एक्सिस जो तोड़ के जाएगा, तुम सुनो ना फिर से मेरी बात समझो, अगर जो तुम इसको धक्का मारोगे तो ये सबसे लोअर वैल्यू ये वाली तोड़ेगा और यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक तोड़ेगा। तब आप एक्सप्रेशन की अगर बात करेंगे तो बच्चों d लेस देन 0 यानी ये हमेशा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी जो रेड वाला जो रीजन है वो देखो ना 0 के ऊपर का है, तो अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में तोड़ता हुआ चला गया। अच्छा, फिर से अब सुनो बढ़िया से, यहां पर देखना, थोड़ा सोचना और फिर बताना। इन 6 में से एक ग्राफ ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 है और 0 से भी छोटी है, यानी निगेटिव में है। 0 भी है और 0 से छोटी भी है, पॉजिटिव नहीं है। आया बच्चों समझ में? बोलो कौन सा ग्राफ है? फिफ्थ। आप देखो ना, अगर इसको आप धक्का मार करके तोड़ोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो जब आप इसको तोड़ेंगे तब आप समझते हैं बच्चों ये यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के नीचे तक जाएगा। ठीक है, तो जब तोड़ते हुए चले जाएंगे ना तो ये पूरी वैल्यू 0 से लेकर के यहां तक नीचे तक जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0, ये पूरा पूरा आपका एक्सप्रेशन निकलता हुआ दिखाई देगा। आया बच्चों समझ में? ठीक है, तो आपको इस तरीके से है ना, अगर आपसे पूछ ले कि अच्छा बताओ इनमें से कौन ग्राफ ऐसे हैं जिनकी वैल्यू निगेटिव भी है, 0 भी है और पॉजिटिव भी है, तीनों ही हो रही है एक साथ, यानी निगेटिव भी है, 0 भी और पॉजिटिव भी है, मुझे तीनों ही चाहिए। ऐसा सिर्फ पहले और चौथे केस में हो रहा है, क्योंकि पहले और चौथे केस में क्या हो रहा है, या तो डी भाई अगर आप यहां पर अगर तोड़ेंगे इसको, अगर आप यूं धक्का मारेंगे तो निगेटिव से लेकर के 0 से लेकर के पॉजिटिव जा रहा है, यहां पर अगर आप धक्का मार करके तोड़ेंगे तो निगेटिव से 0 से लेकर के माइनस, पॉजिटिव से 0 से माइनस इनफिनिटी तक, तो ये फिर से कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ पूरा तुम्हारा एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। अब इसके बेसिस पर बच्चों हमारे पास 2 स्टैंडर्ड कंक्लूजन्स निकल करके आते हैं। कंक्लूजन्स मैं ऊपर ही लिख देता हूं, यहां पर क्या लिखना, ठीक है। जैसे ये जो कंक्लूजन जो लिख करके आ रहा हूं ना, या तो ये समझ लो तो सबसे बढ़िया, नहीं समझ में आ रहे तो बेटा आज इनको रट लेना। ठीक है, कंक्लूजन पहला, सोचो अगर तुमको कोई बोल दे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सोचो अगर ऐसा बोला किसी ने, तो अब तुम फिर से सोचो इन 6 ग्राफ जो बोर्ड पर बने हैं इसमें कौन सा ग्राफ क्वेश्चन तुमसे मांग रहा है। आराम से टेक योर टाइम, क्वेश्चन तुमसे कौन सा ग्राफ मांग रहा है। अगर मैं बोल दूं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये वाला ग्राफ तुमसे मांग रहा है, इसका मतलब तुमको कहते बनना चाहिए कि सर इसका मतलब वी हैव 2 कंडीशंस। एक तो आएगी तुम्हारे पास a ग्रेटर देन 0 एंड इंटरसेक्शन एक और तुम्हारे पास निकल करके आएगा दैट इज d लेस देन 0। आया बच्चा समझ में? ठीक है ना?
अब दूसरा तुम्हारे पास मान लो अगर कभी एक्सप्रेशन आ गया कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसका मतलब या तो ये ग्रेटर देन, या तो ये जीरो से पॉजिटिव होगा, या फिर ये जीरो के बराबर होगा, या इसका मतलब ये और ये। तो मिक्सचर ऑफ, इट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ सेकंड प्लस थर्ड, ये वाला प्रोफाइल निकल करके आएगा। तो जब आप इसकी कंडीशन लिखेंगे तो a ग्रेटर देन जीरो इंटरसेक्शन बड़ी बाउंसर d लेस देन और इक्वल टू जीरो। आप देखो इसको और इसको मिक्स करके मैंने लिखा हुआ है, तो d लेस देन और इक्वल टू जीरो। आया बच्चा समझ में? ठीक है। इन द सिमिलर फैशन, अगर आपको अब ये डाउनवर्ड के दो स्टेटमेंट लिखता हूं जिनकी कंडीशंस आप लोग स्वयं से खुद से लिखेंगे, ठीक है। तीसरा एक और आपके पास कंडीशन आई, दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, हैज टू बी लेस देन जीरो। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैज टू बी लेस देन जीरो, तब आपके पास जो कंडीशन निकल करके आएगी दैट इज a लेस देन जीरो इंटरसेक्शन d हैज टू बी लेस देन जीरो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन जीरो, ये वाला कंडीशन आया। और एक और ऐसे ही एक और कंडीशन आएगा दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तब आप लिखेंगे a लेस देन जीरो इंटरसेक्शन d इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। मैं कुछ कुछ छोटी छोटी बातें, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स है तो इतना लिखवा नहीं रहा हूं, बट एक और टॉपिक होता है दैट्स कॉल्ड एज नेचर ऑफ रूट्स। मैं बहुत थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में अपन जब सवाल लगाएंगे तब उसको बच्चों कवर करेंगे। लेक्चर 2 विल बी मोर और लेस मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी पर ही बेस्ड आधारित होगा। देखो एक टॉपिक और होता है दैट्स कॉल्ड एज नेचर ऑफ रूट्स। कुछ हम बातें कर लेते हैं, वैसे ये सब बातें हम लोग ने पहले भी कर रखी। पहली बात, if d is less than 0 then roots are real or imaginary, and roots will always occur in conjugate pair। इसका मतलब अगर अल्फा 2 प्लस आयोटा रूट 3 है तो you will guarantee that beta is equal to 2 minus iota root 3। ये तो आप समझते हैं, ठीक है। अगर रूट्स आर irrational होते हैं with real coefficients, if the roots are irrational, ठीक है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन बोल दे कि रूट्स आर irrational रूट्स का मतलब होता है d is not equal to k square, irrational रूट्स के लिए, ठीक है। जैसे भाई सोचो अगर अल्फा इज इक्वल टू, मैं तुमको बोल देता कि 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 7x प्लस 1, मैंने बोला आप इसके रूट्स निकाल करके दिखाइए। तब जब आप रूट्स निकालोगे तो आप लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 49 माइनस टाइम्स ऑफ 8 अपॉन कितना 2a, तो 2a आ जाएगा तुम्हारे पास 4। बच्चों समझना, डू यू अंडरस्टैंड? ये 49 में से 8 घटाएंगे तो ये अंडर रूट 41 आ जाएगा। यह टर्म अपने आप में इर्रेशनल है। अब वो 2 से जोड़ोगे तो भी इर्रेशनल, 4 से डिवाइड करोगे तो भी इर्रेशनल। अब मेरी बात समझो, जो सोचो यहाँ 36 लिखा होता तो अंडर रूट से बाहर आ जाता, तो रूट्स क्या बना देता? रैशनल। बात समझ में आया? तो अगर रूट्स रैशनल और इर्रेशनल है ना, ये कॉमन ट्रेंड के क्वेश्चन नहीं है, दिमाग में रखना इसको। अगर किसी प्रश्न में बोल दे रूट्स आर इर्रेशनल, तो इतना आप लोग ध्यान रखना कि वहां पर आपको d इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, यानी d की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए, 9 नहीं होनी चाहिए, 16 नहीं होनी चाहिए, 25 नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इक्वेट करना तो अपने फॉर्मेट में दिखना चालू हो जाता है। क्लियर? और यहां पर एक फॉर्मेट को और समझो, अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया गया रूट्स आर इक्वल, अच्छा रूट्स आर इक्वल, तो क्या समझते हैं? रूट्स आर इक्वल का मतलब d इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक चीज और बड़ी बेसिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई प्रश्न अगर तुमको बोल देगी किसी एक क्वेश्चन का एक रूट है x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 2, तो बताओ दूसरा क्या है? तो कॉमन सेंस की बात है कि दूसरा आप बता दोगे 1 माइनस आयोटा रूट 2। एक चीज और समझो, अगर कोई क्वेश्चन बोल दे कि 1 माइनस रूट 3 इज वन ऑफ द रूट, तो दूसरा रूट क्या निकल करके आ जाएगा? 1 प्लस रूट 3। ये इर्रेशनल रूट्स है ना, तो इर्रेशनल रूट्स भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही दिखाई देंगे आप लोगों को। आए इतना बच्चों समझ में? ठीक है। तो ये तो सब इंट्रोडक्टरी टॉक्स हुई। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना कि x की वैल्यू क्या क्या रहेंगी, कहां कहां पर इसका यानी d लेस देन 0 होगा तो शेप कैसा दिख रहा था। वो जो 6 शेप्स थे ना, मेन चैप्टर इसी के आगे पीछे पूरा घूमने वाला है, क्योंकि वो क्लास 11th और 10th वाली पढ़ाई हम नहीं करने वाले हैं। इस बार हम ग्राफ बेस्ड स्टडी करने वाले हैं। एक चीज और समझना, दिस इज द ब्रिजिंग चैप्टर। यह एक ब्रिजिंग चैप्टर है जो आपको कैलकुलस के ऊपर ले जाने वाला है। तो कैलकुलस जाने के लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ग्राफिकली भी बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि कैलकुलस इज कंप्लीट ग्राफिकल एंड डिस्क्रीट। ग्राफिकल भी होता है, डिस्क्रीट भी होता है, तो ये एक ब्रिज क्रिएट करता है। ठीक है। इसका जो सेकेंड लेक्चर होगा ना, दैट विल बी मोर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी टाइप, है ना। चलिए बच्चों, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।
For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MST, sir.